से मुखातिब हूँ और आज हम जिस व्याकरण के एक नए उपविषय को लेकर आपसे जुड़ रहे हैं वह है प्रत्यय। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यय का स्वरूप क्या होता है? ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं विद्यार्थियों से? इस उपविषय को लेकर, इस उपविषय से जुड़े प्रश्नों को लेकर हम इस सिलसिले को यहाँ समझेंगे। बहरहाल प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रत्यय के भेद, तद्धित और कृत प्रत्यय, हम इनके बारे में यहाँ समझेंगे। और मेरा यकीन है कि इस सत्र के बाद जब आप यह कक्षा देख चुके होंगे तो प्रत्यय से जुड़ी आपकी सारी जो जिज्ञासाएं हैं, जो आपकी 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 जो भ्रम है, उनको निजात मिलेगा, उनको निश्चित रूप से निजात मिलेगा। बहरहाल चलिए आज के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। एक सिलसिला आपके सामने है और अब यह देख लीजिए कि प्रत्यय का अर्थ क्या है। प्रत्यय दो शब्दों से बना होता है। प्रति अय, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। तो यह जो तथ्य है यह अपने मस्तिष्क में रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं के नजरिए से यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है और अय का अर्थ चलने वाला। इस तरह साथ में पर बाद में चलने वाला यह प्रत्यय कहलाता है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी परिभाषा क्या है। इसमें एक बेहतर यह बात है कि प्रत्यय आपकी विद्यालयीन पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है। आपका पूर्व ज्ञान इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा बुनियाद अ, का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद आपको उस पूर्व ज्ञान से अपने इस नए ज्ञान को जोड़ना है। तो प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द हैं, जैसे मनुष्यता, विचारशील, विवेकहीन। यहाँ पर ता, शील और जो हीन है यह प्रत्यय है। प्रत्यय के संदर्भ में कुछ जो बातें हैं वह जान लीजिए। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, ना इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। यह जो प्रत्यय होते हैं यह अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी कभी प्रत्यय लगाने पर शब्द के अंत में कोई उसमें बदलाव नहीं आता। कभी कभी प्रत्यय प्रत्यय लगने पर शब्दों में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण के मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। कई बार प्रत्यय लगने पर कोई संधि ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन कभी कभी अगर अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा लग जाती है और लेकिन व्यंजन होता है तो वह बिल्कुल जैसे का तैसा होता है। तो यह समझ लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम यहाँ पर इस प्रत्यय की परिभाषा और उसके स्वभाव में मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। यह देख लीजिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत भी कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय के दो मुख्य प्रकार हैं। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे जो इनकी मेल से जो बने हुए शब्द हैं वह कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह जो तथ्य है यह अपने मस्तिष्क में रखिए कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया या धातु के अंत में क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय हैं वह कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। यह तथ्य अपने दिमाग में रेखांकित कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख, अक, लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार यह देख लीजिए कि हिंदी में क्रिया
के नाम के अंत में अगर ना हटा दें तो जो अंश बचता है वह धातु कहलाता है। यहाँ धातु को परिभाषित करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह बात पूरी तरह बैठ सके कि क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया के अंत में आप समझते हैं, लेकिन क्रिया या धातु के अंत में तो यह धातु क्या होती है। तो किसी भी क्रिया के अंत का जब अगर ना प्रत्यय में हटा दिया जाता है तो वह धातु बन जाती है। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कहना कि कह धातु है, चलना की चल धातु है और इसी में प्रत्यय लगते हैं, यह अपने ध्यान में रखिएगा। उदाहरण देख लीजिए, या एक कृत प्रत्यय है, छलना एक क्रिया है और छलिया एक शब्द है। छल या यहाँ से ना हट गया, छल धातु बची और धातु में जब यह प्रत्यय लगा तो वह छलिया हो गया। हिंदी के रूप के अनुसार कृत प्रत्यय के दो भेद हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। यह एक तथ्य है, अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि हिंदी में रूप के अनुसार कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यह है कि कृत प्रत्यय के जो भेद हैं वह कितने हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। और इन पांचों के जो नाम है वह इनकी परिभाषा व्यक्त करने में समर्थ हैं, लेकिन हम एक सरसरी निगाह से यह जरूर देखेंगे। बहरहाल पहली पहला जो भेद है वह है कर्तावाचक। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं कर्तावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अक प्रत्यय उन्हीं में है, कार्य प्रत्यय उन्हीं में है, लेखक, गायक, घातक, वाचक, नाटककार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, ये कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। ये सब कर्ता है। कर्तावाचक जो काम कर रहा हो, जो क्रिया कर रहा हो, जो कर्म कर रहा हो, जो कर्तावाचक जो कर्म कर रहा हो, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो अक लेखक, लिखने वाला, गायक, गाने वाला, घातक जो घात करने वाला, वाचक बोलने वाला, नाटककार नाटक करने वाला, पत्रकार। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कर्तावाचक शब्द हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। कर्म का अर्थ, औना एक प्रत्यय है, खिलौना, घिनौना, बिछोना, ये कर्म के अर्थ को अभिव्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए यह है कर्मवाचक प्रत्यय। ते, शक्ति, भक्ति, रिक्ति, मुक्ति, यह शब्द जो हैं यह भी कर्म के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। रिक्ति, मुक्ति, शक्ति, भक्ति, यह कर्म वाचक प्रत्यय हैं। कोई भी किसी प्रकार का भ्रम ना रहे यहाँ पर, यह अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देख लीजिए यह है कि करणवाचक प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के करण को बताते हैं, अर्थात क्रिया के साधन को प्रस्तुत करते हैं, करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। एक क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया का साधन क्या है, इस साधन को जो अभिव्यक्त करते हैं वह करणवाचक प्रत्यय होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आ, झूला, ठेला, मेला, रेला, किसी क्रिया के साधन को अभिव्यक्त करते हैं। न, बेलन, बंधन, खुरचन, ताड़न, यह ऐसे शब्द हैं जो किसी क्रिया के साधन की अभिव्यक्ति करते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाववाचक प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आई, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट, यह सभी भाववाचक प्रत्यय हैं जो क्रिया से भाववाचक होते हैं। अपने मस्तिष्क में रखिएगा, हमने अभी तक 4 प्रत्यय पढ़ा, कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। यह देख लीजिए अंतिम प्रत्यय जो कृत प्रत्यय का भेद है, क्रिया बोधक, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, क्रिया बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, हड़बड़ाहट और ता, रहता, मरता, गाता, करता, यह सब
क्रियाओं का बोध कराने वाले क्रिया बोधक प्रत्यय हैं। अपने मस्तिष्क में रखिएगा 5 प्रकार के यह भेद, और इनमें आवश्यक यह है कि आप एक निश्चित सारणी तैयार करें और उस सारणी में इन पांचों के नाम लिखें और इन पांचों को परिभाषित करें। और इनको परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनके नाम लिखें, परिभाषा में एक वाक्य और एक उदाहरण। यह आपके लिए बड़ी हितकर होगी, क्योंकि आप इससे बेहतर यह समझ पाएंगे कि इनका बुनियादी अंतर क्या है। हालांकि यह जो प्रत्यय के भेद हैं, कृत प्रत्यय की, यह इनका नाम ही इनको अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देख लीजिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे इनके मेल से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इनके मेल से जो शब्द बनता है वह कहलाता है तद्धितांत। मस्तिष्क में रखिएगा, अर्थात धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, मानवता, अपना, अपना। यह तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए लीजिए कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय, उसके 5 प्रकार हैं। यह यहाँ पर 8 प्रकार हैं। हिंदी में तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उनवाचक और सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय। इनके इनकी परिभाषाएं एक बार देख लीजिए। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो कृतवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण आर, लुहार, सुनार, कुम्हार। यह सब कृतवाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। या, मुखिया, रसिया, जो कृतवाचक शब्द बनाते हैं। भाववाचक वे प्रत्यय जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ता, सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, ये सब भाव हैं, भाववाचक शब्द हैं। पन, बचपन, लड़कपन, छुटपन, यह सभी जो है यह भाववाचक शब्द हैं। तो भाववाचक शब्दों का निर्माण करने वाले जो प्रत्यय हैं वह भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। मस्तिष्क में रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह है संबंधवाचक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। संबंधों का निर्माण या संबंधवाचक शब्दों का निर्माण देख लीजिए, तेरा और एक। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये वो शब्द हैं जो संबंधों को प्रस्तुत करते हैं। ममेरा, ममेरा भाई, चचेरा, चचेरा भाई, फुफेरा, फुफेरा भाई, ममेरा, ममेरी बहन, ममेरा, ममेरी, ऐसे शब्द हैं जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देख लीजिए अप्रत्यवाचक वे प्रत्यय जो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ लगने पर संतान का बोध कराते हैं, अप्रत्यवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अगर आप इस समय महाभारत देख रहे हैं तो इन शब्दों से भली भांति आप परिचित हो जाएंगे कि ये अप्रत्यवाचक प्रत्यय क्या है। जानकी है, जानकी जनक की बेटी, मैथिली द्रौपदी, गांधारी राधे राधा का पुत्र, कौन्ते कुंती के पुत्र या कुंती का पुत्र। तो यह ऐसे हैं जो संतान का बोध कराने वाले शब्द हैं। और अप्रत्यवाचक यह प्रत्यय कहलाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख लीजिए कि उनतावाचक प्रत्यय क्या कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं उनतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण लीजिए, ई प्रत्यय मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी, इन सब का इन सब की लघुता प्रस्तुत होती है। खटिया, लुटिया, डिबिया, इनका जो लघुपन है उस लघुपन की अभिव्यक्ति उनतावाचक प्रत्यय करते हैं। स्त्रीबोधक प्रत्यय वो प्रत्यय जो
स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्रीबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। आइन और आनी दो उदाहरणों के माध्यम से है, समझ लीजिए। ठकुराइन, मुंशी आइन, पंडित आइन, देवरानी, जेठानी, सेठानी, नौकरानी, यह सब स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द हैं, और स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं वह स्त्रीबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। अगले दो और प्रकार, गुणवाचक, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, ठंडा, प्यासा, भूखा, इनमें आ प्रत्यय है। क्रोधी, जंगली, भारी, इनमें ई प्रत्यय है और यह गुण का बोध करा रहे हैं। जंगली, क्रोधी, भारी, यह सब गुण अभिव्यक्त कर रहे हैं शब्द। अगला आप देख लीजिए, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। गणनावाचक, संज्ञा का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, यहाँ वा और रा जो है यह ये गणनावाचक प्रत्यय है। मस्तिष्क में रखिएगा तो आपने कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय दोनों के प्रकार देखे, आपने उनके प्रकारों के भेदों के उनके उदाहरण देखे, उनकी परिभाषाएं देखी। तो यह सब आप सारणीबद्ध कीजिए जिससे कि यह आपकी स्मृति का स्थायी हिस्सा हो सके, और इनसे जुड़े किसी भी किस्म के प्रश्न, चाहे उनका स्वरूप कितना भी भिन्न हो, वह आपके लिए आसान हो और वह अंक आपका सुरक्षित हो, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बहरहाल, इस सिलसिले को देख लीजिए जिस सिलसिले से हम यहाँ तक आए हैं। प्रत्यय, इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यय इसकी परिभाषा क्या है, एक संक्षिप्त भूमिका के साथ मैंने प्रारंभ किया था। उसके बाद बताया कि तद्धित और कृत प्रत्यय के जो भेद होते हैं वह क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पांचों की परिभाषा, आठों की परिभाषा, उनके उदाहरण हमने समझे। मुझे लगता है किसी भी किस्म का भ्रम अब यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर